नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 अप्रैल सन 2023। आज सूर्य ग्रहण भी होगा, लेकिन भारत में ये नजर नहीं आएगा। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। पहाड़ों पर बर्फबारी, पंजाब हरियाणा में दिन में 43 डिग्री तक पारा, शाम को 4 डिग्री गिरा। कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी हुआ। हरियाणा को 3 और नए पोर्टल मिले, सीएम ने किया लोकार्पण। रेस्ट हाउस कमरे भी बुक होंगे ऑनलाइन। हरियाणा में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, कई अस्पतालों में टेस्टिंग किट की हुई कमी। रोहतक पीजीआई में होगा लिवर ट्रांसप्लांट। विश्व लिवर दिवस पर मंत्री अनिल विज का बड़ा ऐलान, चंडीगढ़ दिल्ली जाने से मिलेगा छुटकारा। रोहतक में बदली जाएगी पुरानी पेयजल पाइपलाइन, 1069 लाख रुपए मंजूर। हरियाणा में अब दिव्यांग व्यक्तियों को भी PPP यानी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑटोमेटिक बनेगी पेंशन। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना, जनसंख्या 142 करोड़ के पार पहुंची। चीन के मुकाबले हमारी पॉपुलेशन 30 लाख ज्यादा। कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट, पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं। CRPF कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, 2 मई तक करें अप्लाई। महिलाओं को मिलेगी फीस में छूट। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल समेत देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण यह स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ कुछ राज्यों खासकर मैदानी इलाकों में लू का प्रकोप बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होने से पंजाब में माझा और दोआबा के जिलों में हीट वेव से राहत मिली है, जबकि मालवा का लुधियाना 42 डिग्री और पटियाला 41 डिग्री पर तपा। देर शाम मौसम में काफी बदलाव आया। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहे। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल गया है। हरियाणा के जींद में बुधवार शाम 5 बजे के आसपास आंधी के साथ आधे शहर में भारी ओलावृष्टि दर्ज की गई है। उत्तरी हरियाणा की बात करें तो कई इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की बरसात हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कई जिलों में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। 25 अप्रैल के बाद लू के दौर शुरू होने की संभावना बनी हुई है। वहीं यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के इलाके खासतौर पर प्रभावित रहेंगे। हरियाणा में पारिवारिक जमीनों के बंटवारे के विवाद अब खत्म होने जा रहे हैं। हरियाणा सरकार इसके लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही राज्य के 100 गांवों में जल्द चकबंदी की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि गुरुग्राम की तर्ज पर प्रदेश के अन्य जिलों को भी औद्योगिक व आर्थिक रूप से विकसित करने पर बल दिया जा रहा है। गुरुग्राम आज एक ग्लोबल सिटी और IT हब बन चुका है। दुनिया की 400 फॉर्च्यून कंपनियों के ऑफिस गुरुग्राम में है। इसी प्रकार फरीदाबाद जिला भी अब आगे बढ़ रहा है। वहीं जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी होने से यहां औद्योगिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है। इतना ही नहीं, हिसार में एयरपोर्ट शुरू होने से हिसार जिले में और अधिक प्रगति होगी। हरियाणा में सभी 22 जिलों में कोरोना संक्रमण फैल गया है। सूबे के सभी जिलों में एक्टिव मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 965 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4535 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 2532 सक्रिय मामले हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट 11.86% पहुंच गई है। रिकवरी दर की बात करें तो 0.41% की गिरावट के साथ 98.57% रिकॉर्ड की गई है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर सूबे में 1.01% पर स्थिर बनी हुई है। हरियाणा के जींद में बुधवार शाम 5 बजे के आसपास आंधी के साथ आधे शहर में भारी ओलावृष्टि दर्ज की गई है। वहीं शहर के आधे हिस्से में एक बूंद तक नहीं आई। बारिश और ओलावृष्टि से मंडियों में पड़ी गेहूं की फसल भीग गई, तो वहीं खेतों में चल रही गेहूं कटाई का काम भी थम गया। कंबाइन रुक गई। तूड़ी बनाने का काम भी प्रभावित हुआ है। जींद नरवाना बेल्ट पर नरवाना रोड, झांझ, खरखड़, कैसून, उचाना, बड़ौदा, गोगड़िया समेत 20 से ज्यादा गाँव में ओले पड़े हैं। काफी किसानों की गेहूं अभी भी खुले आसमान के नीचे ही पड़ी है। बारिश और ओलावृष्टि से धरतीपुत्र किसान की परेशानी को और बढ़ाने का काम कर दिया है। वहीं जींद शहर के आधे हिस्से यानी पटियाला चौक से नरवाना रोड की तरफ ओलावृष्टि दर्ज की गई है, जिसमें सड़क किनारे ओलों की चादर सी बिछ गई। तो गोहाना रोड, रोहतक रोड, भिवानी रोड की तरफ बूंद तक नहीं आई और हल्की धूप भी निकली रही। किसानों का कहना है कि अगर बारिश होती है तो कृषि से जुड़े हुए कार्य ठप हो जाएंगे। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में बुधवार को CM फ्लाइंग की टीम ने तहसील का औचक निरीक्षण करने के लिए छापेमारी की। इस दौरान 26 में से 13 कर्मचारी अपनी सीटों से गायब मिले। अधिकांश कुर्सियां खाली पड़ी थी और लोग काम के लिए इधर से उधर भटकते हुए दिखाई दिए। गैर हाजिर पाए गए कर्मचारियों की सूची बनाकर CM फ्लाइंग ने उच्च अधिकारियों को भेज दी है। इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए पत्र भी लिखा गया है। दरअसल CM फ्लाइंग की टीम को सरकारी दफ्तरों में सुबह देरी तक कर्मचारियों और अधिकारियों के नहीं पहुंचने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसके बाद CM फ्लाइंग की टीम ने एक अभियान शुरू किया और सरकारी कार्यालय में निरीक्षण शुरू किया। इसी के तहत बुधवार को CM फ्लाइंग की टीम दफ्तर खुलने के टाइम पर गढ़ीबोनी रोड स्थित तहसील परिसर में पहुंच गई। छापेमारी से तहसील में हड़कंप मच गया। चूंकि भ्रष्टाचार को लेकर तहसीलें हमेशा से सुर्खियों में बनी रही है, ऐसे में CM फ्लाइंग के पहुंचने के बाद खौफ और ज्यादा हो गया। इसके बाद तहसील के कमरों को चेक किया गया तो उनमें अधिकांश कुर्सियां खाली दिखाई दी।
भारतीय रेलवे द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नवीनीकरण के जरिए बीकानेर मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों की तस्वीर बदली जाएगी। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के 4 स्टेशनों को भी जगह दी गई है। मास्टर प्लान के तहत इस योजना के पहले चरण में इस साल के आखिरी तक भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और नारनौल के रेलवे स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस व अपग्रेड होते हुए नजर आएंगे। इस योजना के तहत इन रेलवे स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म का निर्माण, आकर्षक प्रवेश द्वार, वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे, आधुनिक प्रतीक्षालय, पैदल पथ निर्माण, पार्सल हैंडलिंग स्पॉट और दिव्यांगों के लिए शौचालित सीढ़ियों के निर्माण सहित सौंदर्यीकरण के विभिन्न बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसके साथ ही इन स्टेशनों पर बेहतर पार्किंग व्यवस्था व अलग से गुड्स प्लेटफॉर्म बनाने के अलावा आने वाले समय में यात्रियों की सुविधा के लिए अति आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनेंगे। दूर दराज से आने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। आधुनिक प्रतीक्षालय बनने से यात्रियों को आराम करने की एक बेहतरीन जगह भी उपलब्ध होगी। पंजाब और हरियाणा के दागी एमपी और एमएलए का मामला बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए लगा, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते जस्टिस एचएस बराड़ मामले की सुनवाई से हट गए। इस कारण इस मामले की सुनवाई अब केवल वह बेंच करेगी जिसके सदस्य जस्टिस एचएस बराड़ नहीं होंगे। पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट में मामले की वर्तमान स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान रिपोर्ट में बताया गया था कि दोनों राज्यों के कुल 112 एमपी और एमएलए दागी हैं, जिनके खिलाफ विभिन्न अदालतों में मामले विचाराधीन है। वहीं हरियाणा राज्य की बात करें तो हरियाणा राज्य में 13 पूर्व एमपी और एमएलए के खिलाफ मामले अदालत में विचाराधीन होने बारे में बताया गया था। इनमें पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व एमएलए रामकिशन फौजी, विनोद बिहाना, जरनैल सिंह, नरेश सेलवाल, राव नरेंद्र सिंह, रामनिवास, धर्म सिंह छोकर, सुखबीर कटारिया और बलराज कुंडू शामिल हैं। हरियाणा में गुरुग्राम के भोंड से स्थित रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर के विशाल दीक्षांत परेड स्थल में कमांडो विंग के N1 बैच का दीक्षांत समारोह हुआ। प्रशिक्षण के उपरांत अब हरियाणा पुलिस बल में 515 कमांडो शामिल हो गए हैं। दीक्षांत समारोह में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, तो वहीं उन्होंने परेड टुकड़ियों का निरीक्षण कर उनकी सलाह मिली। कार्यक्रम में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। हरियाणा के नए डीजीपी के लिए लॉबिंग और रेस शुरू हो चुकी है। मौजूदा डीजीपी पीके अग्रवाल जून में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। गृह विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नए डीजीपी के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल बनाने की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो जाएगी। मई में ही पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक अब यूपीएससी के दखल के बाद डीजीपी की नियुक्तियां की जाती है। हरियाणा सरकार वरिष्ठतम अधिकारियों के नाम और उनका विवरण यूपीएससी को भेजेगी। यूपीएससी अधिकारियों के नामों में से 3 अधिकारियों के नामों का पैनल बनाकर राज्य सरकार को वापस भेजेगी। इसके बाद राज्य सरकार के पास 3 अधिकारियों में से किसी एक को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त करने का विकल्प होगा। माना जा रहा है कि शत्रुजीत कपूर आज भी इस रेस में सबसे आगे नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि सरकार मौजूदा डीजीपी यानी पीके अग्रवाल को 1.5 से 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकती है। जब भी हमारे जीवन में कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहले हमारी जुबान पर यही शब्द आता है कि हमारी खुशियों को ना जाने किसकी नजर लग गई है। जैसे कोई ग्रहण हमारे जीवन पर लग गया है। 20 अप्रैल यानी आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस साल के पहले सूर्य ग्रहण को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 20 अप्रैल 2023 बैसाख अमावस्या को यानी आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इसी वजह से वैज्ञानिकों की तरफ से इसे हाइब्रिड सूर्य ग्रहण का नाम भी दिया गया है। बता दें कि ऐसा सूर्य ग्रहण 100 सालों में एक बार ही लगता है। हाइब्रिड सूर्य ग्रहण आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण का ही मिश्रण होता है। साल का ये पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को सुबह 8:07 से शुरू होगा, जो सुबह 11:27 पर समाप्त होगा। बता दें कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इस वजह से इस ग्रहण का सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। यह सूर्य ग्रहण अमेरिका, मलेशिया, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड, साथ ही इंडोनेशिया आदि देशों में दिखाई देगा। इस वजह से इन देशों में इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य होगा। बता दें कि ग्रहण से 12 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। हरियाणा के रोजगार मंत्री एम उकलाना विधानसभा क्षेत्र से जेजेपी विधायक अनूप धानक के कड़े प्रयासों के बाद उनके 2 बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट अब पूरे हो गए हैं, जिससे उकलाना शहर, उकलाना गांव व आसपास के क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी 2 मांगे पूरी हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि लगभग 6 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से भाखड़ा नहर से पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे उकलाना गाँव व शहर में भाखड़ा का पीने का पानी लाया जाएगा। इसी तरह से लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से उकलाना भूना मुख्य मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण भी करवाया जाएगा। दोनों प्रोजेक्ट के टेंडर लगा दिए गए हैं और टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिए जाएंगे, जिससे क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो जाएंगी।
ई गवर्नेंस से सुशासन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई पहल आरंभ की है। मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी सरकारी सेवाओं को लोगों के घर घर पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। इसी कड़ी में अब हमने दिव्यांग व्यक्तियों को ऑटोमेटेड पेंशन का लाभ देने का फैसला लिया है। आज से दिव्यांग पेंशन को भी परिवार पहचान पत्र से जोड़कर ऑटोमेटिक ढंग से पेंशन बनाने का काम शुरू कर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि परिवार सूचना डेटा कोष में 60% से अधिक दिव्यांग के रूप में सत्यापित दिव्यांगों के प्रासंगिक डेटा को हर महीने हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। सेवा विभाग के जिला अधिकारी पेंशन शुरू करने के लिए इन नागरिकों की सहमति लेने के लिए उनके पास जाएंगे। सहमति प्रदान करने वाले सभी दिव्यांगों की अगले महीने से पेंशन प्रारंभ कर दी जाएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि अब ऐसे सभी लाभार्थियों को अपना लाभ लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भारत दुनिया में अब सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो अब भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख है। वहीं चीन की आबादी की बात करें तो 142 करोड़ 57 लाख है, यानी हमारी आबादी चीन से करीब 30 लाख ज्यादा है। 2023 की शुरुआत में ही ग्लोबल एक्सपर्ट ने अनुमान लगाया था कि इस साल भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। UN 1950 से दुनिया में आबादी से जुड़ा हुआ डेटा जारी कर रहा है। तब से लेकर यह पहला मौका है जब भारत की आबादी चीन से ज्यादा हुई है। चीन में पुरुषों की औसत उम्र की बात करें तो 76 साल और महिलाओं की औसत उम्र 82 साल है। वहीं भारत में पुरुषों की औसत उम्र 74 साल और महिलाओं की औसत उम्र सिर्फ 71 साल है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 159 अंक की गिरावट के साथ 59,567 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 41 अंक लुढ़का है, ये 17,618 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 शेयरों में गिरावट और 9 में तेजी देखने को मिली है। अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 8 में गिरावट देखने को मिली। अडानी ट्रांसमिशन, टोटल गैस, ग्रीन एनर्जी और एनडीटीवी के शेयरों में 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। अक्षय तृतीया से पहले सोने के रेट में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। दिल्ली सराफा बाजार की बात करें तो बाजार में सोना 510 रुपए गिरकर 59,940 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। उधर चांदी भी 920 रुपए की बड़ी गिरावट के साथ 74,680 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। $1 का रेट 82 रुपए 31 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।